नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। प्रणव जेम्स राय अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो दरअसल कल एक खबर आई और उस खबर ने बड़ा कौतूहल पैदा किया और फिर सवाल भी उठने लगा कि ये जो स्क्रीन को काली पीली कर देते हैं वो अब क्या करेंगे, वो जो मीम बनाकर तमाम तरह की चीजें बताते हैं अब उनका क्या होगा। ऐसे तमाम सवाल हवा में तैरने लगे और मीडिया जगत में उसे लेकर चुटकुले चलने लगे। और जो स्वाभाविक भी था, क्योंकि खबर ही ऐसी थी। पता चलता है कि अडानी ग्रुप जो है वो एनडीटीवी में शेयर होल्डर हो गया है। अब इसके बाद तो जाहिर तौर पर सवाल बड़ा हो जाता है कि आप तो आरोप सारा लगाते हैं और पूरा मोदी को घेरते हैं और ये माना जाता है कि अडानी मोदी के मित्र हैं। अब उनके मित्र आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं। अच्छा, ये सब चर्चा चली रही होती है और ये खबर आती है, तब तक पता चलता है कि प्रणव जेम्स राय भागे भागे पहुंच गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और वहां वो कह रहे हैं कि साहब ये 26% शेयर ले लिया गया और हमको पता ही नहीं है, ये तो हमसे पूछा जाना चाहिए। हालांकि ये जब प्रणव जेम्स राय कहते हैं तो लोगों को हंसी भी आती है, क्योंकि इनकी जो पूरा आप एक तरह से कहिए कि इतिहास एनडीटीवी की जो फाइनेंशियल आप एक तरह से कह सकते हैं हेरा फेरी, वो तमाम चीजें तब सामने आई थी जब इन्हीं के एक पार्टनर ने बाकायदे कंप्लेन की थी और उसको लेकर तमाम लंबी लंबी स्टोरियां हुई और वो सब पता चला कि किस तरह से ये लोग फाइनेंस में खूब महारथी हैं और इधर का उधर करते हैं। और वैसे भी प्रणव जेम्स राय पत्रकार तो है ही हैं, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इसलिए जाहिर तौर पर फिनांस के जानकार भी हैं और ये भी जानते हैं किस किस लूप होल्स के फायदे उठाने चाहिए। और ये तमाम चीजें जो एसके श्रीवास्तव उन्होंने तमाम इनकी हेरा फेरी के बारे में बहुत कुछ एक्सपोज किया और फिर उसके बाद में कई सारी खबरें हुई और बड़ा एक्सपोजर तो जो तेज तर्रार पत्रकार आलोक तोमर ने भी किया था। असल में सबसे पहले अगर आप कहिए कि मीडिया जगत में और जर्नलिज्म में किसी ने एनडीटीवी के इस फाइनेंशियल जगलरी को लेकर सवाल खड़ा किया और कई खबरें की, तो उसमें आलोक तोमर का नाम आता है। तो ये जो तमाम चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हमने ये कहा ना आपसे कि अपने ही बुने जाल में फंस गए, उसका ये एक तरह से पृष्ठभूमि है। क्योंकि ये जो फाइनेंस वाला मसला है, इसी मसले में खेल हुआ है और अब एनडीटीवी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। देखिए, कोई भी कंपनी होती है तो उस कंपनी के कई हिस्सेदार होते हैं। कुछ उसमें शेयर जो होते हैं वो पब्लिक के पास होते हैं, कुछ ओनर अपने पास रखते हैं और कई बार क्या होता है कि अब आप जब लोन वगैरह लेते हैं तो कई कंपनियों को दे देते हैं, मतलब उसकी एवज में। तो ये अगर आप एनडीटीवी पर गौर करें तो एनडीटीवी की कुछ शेयर होल्डिंग तकरीबन 26% के आसपास आरआर जो राधिका राय प्रणव राय करके जो लिमिटेड है उसके पास, बाकी कुछ राधिका राय के पास अलग है, कुछ प्रणव राय के पास अलग है और दोनों को मिला लिया जाए तो तकरीबन 32% की हिस्सेदारी राधिका राय प्रणव राय के पास है, 26% की हिस्सेदारी आरआर के पास है और तकरीबन 38% जो शेयर हैं वो पब्लिक के पास है। अब ये जो 26% शेयर आरआर के पास हैं, यही शेयर मिले हैं अडानी ग्रुप को। अब सवाल है कैसे मिलेंगे? ये कह रहे हैं कि हमने तो दिया ही नहीं है और ये तो कंप्लेन कर रहे हैं। तो दरअसल ये शेयर जो है वो एक कंपनी है जिससे अडानी ने उस शेयर को लिया है। उस कंपनी का नाम है बीसीपीएल, विश्व प्रवर्धन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है, अब इस कंपनी के पास शेयर कहां से आए? एनडीटीवी के। तो आपने अगर खबरों पर गौर किया हो तो एक सेबी का मामला चल रहा है और जिस मामले में तमाम तरह की दलीलें वगैरह देकर संभवतः अभी तक बचे हुए हैं एनडीटीवी के मालिकान, उसमें असल मसला यही था कि आपने लोन लिया इसी बीसीपीएल से
बीसीपीएल से लोन लिया और उस लोन के बारे में खूब चर्चा रही कि ये लोन अनसिक्योर्ड लोन है, और इसीलिए ये माना गया कि ये जो बीसीपीएल है ये इसमें जो अगर आप इसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखेंगे तो उस पैटर्न में ये निकल कर आता है कि दरअसल बीसीपीएल इनडायरेक्ट तरीके से रिलायंस से जुड़ी हुई है, और इसीलिए ये चर्चा भी खूब रहती थी कि असल में जो एनडीटीवी है इसका मालिकाना हक है किसके पास, रिलायंस के पास है या एनडीटीवी के पास है। तो ये चीजें साफ है कि जो 26% शेयर है वो शेयर बीसीपीएल के पास रहा। बीसीपीएल के पास इसलिए गया एनडीटीवी का वो 26% शेयर, चूंकि इन लोगों ने उससे लोन लिया था और वो लोन अनसिक्योर था, और वो लोन अनसिक्योर था, और ये आप एक तरह से कहिए कि इन्होंने अपने 26% शेयर वहां रख दिए, या आप और इसे अगर हम लेमन भाषा में कहें तो इन्होंने अपना जो 26% की हिस्सेदारी थी वो इस कंपनी बीसीपीएल को ले जाकर दे दिया, कहा साहब आप रखिए और हमको जो है पैसा दे दीजिए और हम ब्याज नहीं दे पाएंगे। ठीक, जब यही सवाल सेबी ने उठाया कि इस तरीके से कैसे हो सकता है, तब इन्होंने कहा कि देखिए ये एक तरीका है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करने का। सो चलिए ठीक है, अब इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बीसीपीएल को काम दिया और उसने शेयर रखा रहा। उसको लगा कि साहब अब पैसा वैसा तो मिल नहीं रहा है, तो क्या किया जाए, तो फिर उन्होंने जो है वो अपने जो 26% शेयर रहे वो 26% शेयर दे दिए अडानी को। भाई साहब उसके पास पैसे नहीं है, अब उसको पैसे चाहिए, और आपने तो कहा था कि एक जो है ये आपसी समझदारी है, साझेदारी है। अब बीसीपीएल को साझेदारी समझ में नहीं आई, उसने अपना अडानी को भेज दिया। अब इनकी हालत खराब हो गई। वैसे भी देखिए कि जब संजय पगलिया बड़ा नाम है पत्रकारिता में, और उनकी गिनती उन पत्रकारों में होती है जिनके अपने अच्छे नेटवर्क, वो पहले द क्विंट में रहे राघव बहेल के साथ, तो वहां से जब वो अडानी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है कि अडानी अपना वेंचर लाने जा रहे हैं मीडिया का, तो उसी चर्चा के बीच जब पोगलिया वहां पहुंचते हैं तो लगभग ये तय हो जाता है कि नहीं अब जो है अब मीडिया में ये अपना पैर जमाएंगे। और वैसे भी अडानी समूह जो है वो तमाम जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ा क्षेत्र है। और अगर आप व्यापार के लिहाज से देखें तो 70,000 करोड़ रुपए का मार्केट है पूरा न्यूज टेलीविजन का, ये बड़ी चीज है अपने आप में। तो जाहिर तौर पर उनका भी अपना जो है इसमें फुटप्रिंट होना चाहिए था। सो ये आ गए। अब वो आ गए तो देखिए एनडीटीवी को डर इस बात का नहीं है कि 26% शेयर इनडायरेक्ट तरीके से चला गया अडानी के पास। असल मसला यह है कि इसकी जो जब ये आप समझिए बड़ा तकनीकी मसला है, इसलिए हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो खरीद हुई है इसमें शेयर के मूल्य, जो शेयर 4 रुपए में थे उनके मूल्य जो है 294 रुपए या 96 रुपए तय हुए, इसमें खरीदे जाएंगे। अब वो तकरीबन उतना ही होगा उसका मूल्य जितना लोन लमसम उन्होंने दिया था एनडीटीवी को, मतलब बीसीपीएल ने। अब वो जब अडानी खरीदेगी तो जाहिर तौर पर शेयर जो है बहुत बूम करेगा, और ये नाम आते ही एनडीटीवी के शेयर चढ़ने लगे हैं। 38% शेयर जो है वो हमने जैसे आपको बताया कि वो पब्लिक के पास है, तो जाहिर तौर पर वो 38% शेयर भी आज नहीं कल अगर जाहिर तौर पर अडानी ले लेता है, अडानी समूह खरीद लेता है, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, जिसने 38% शेयर एनडीटीवी के ले रखे हैं, अगर उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो बेच देगा। तो ऐसी स्थिति में 26-27 अडानी समूह के पास जाएंगे, और फिर ये 38 भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा है, हमको पैसा मिल रहा है, हम बेच देंगे। ये तो सीधा मार्केट वाला फंडा है। तो ऐसी स्थिति में मालिकाना हक जो है वो चला जाएगा अडानी ग्रुप के पास। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि प्रणव जेम्सराज ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उसका हासिल मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, लेकिन उससे सवाल खड़े होंगे
कि अब उन लोगों का क्या होगा जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया करते थे। तो क्या वो वेतनभोगी कर्मचारी बने रहेंगे या अपनी आजादी को बचाए रखेंगे? अगर बने रहते हैं तब तो ये साफ होगा कि ये जो एक तरह से अभियान चलते हैं ना, ये अभियान दरअसल पेड होते हैं और चूंकि उसके पेमेंट मिलते हैं इसलिए अभियान चलाए जाते हैं। ये वैसे तो बड़ा हार्श कहना होगा, लेकिन फिर भी अगर आप नैतिकता का पैमाना तय करते हैं तो जाहिर तौर पर उस पर खरा भी उतरना चाहिए। हालांकि जो खबर आ रही है उसमें तो ये साफ नजर आ रहा है, और नजर क्या आ रहा है, बाकायदे रवीश कुमार ने ट्वीट भी किया है और वो ट्वीट भी एक तरह से कटाक्ष है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फिर भी बने रहते हैं तो ये जो भाषण पिलाए जाते थे उन भाषणों का सिर्फ एक ही मतलब और सरोकार है कि एक अभियान था जिसके वो हिस्सा रहे और अब कुछ दूसरे तरीके का स्टैंड संभवतः होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।